नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। इसके पिछले लेक्चर में हम लोगों ने रोकड़ प्रवाह पत्रक के विषय में जो थियरी के प्रश्न थे उनकी चर्चा किए और उसके अंदर अपने इसकी परिचालन प्रवृत्तियों से उत्पन्न रोकड़ प्रवाह की जो है गणना समझे किस तरह से की जाती है। आज हम ध्यान में ले रहे हैं दूसरे वीडियो में विनियोग प्रवृत्तियों से उत्पन्न रोकड़ प्रवाह, इसके बारे में जानते हैं। तो पहले तो इसके बारे में थोड़ा समझते हैं कि विनियोग प्रवृत्तियों से उत्पन्न रोकड़ प्रवाह है क्या। तो यहाँ देखिए, स्थिर संपत्तियों की खरीदी, जैसे कि फर्नीचर की खरीदी हुई, यंत्र की खरीदी हुई, पेटेंट की खरीदी हुई, तो ये जो सब खरीदी है ये हमेशा विनियोग की प्रवृत्तियों में आता है। यानी आप जब संपत्तियां कंपनी खरीदती है तो संपत्तियों की खरीदी को हम क्या कहेंगे, विनियोग की प्रवृत्तियों से संबंधित उसका प्रवृत्तियां कही जाएंगी। उसी तरह से संपत्ति को बेचना, तो संपत्ति का जब बिक्री किया जाएगा वो भी विनियोग से या विनियोग की प्रवृत्तियों से उत्पन्न रोकड़ प्रवाह, उसको भी गिना जाता है। तो इसके अंदर अगर रोकड़ में कमी हो रही है तो जावक प्रवाह है, रोकड़ में वृद्धि हो रही है तो आवक प्रवाह है। तो आपको समझ में आना चाहिए कि अगर हम मतलब कंपनी खरीदती है तो खरीद करते समय रोकड़ जावक प्रवाह बनेगा और बिक्री करते समय रोकड़ आवक प्रवाह बनेगा। तो इस तरह से आपको संपत्तियों के खरीदी और बिक्री से संबंधित जो माहिती इसमें दी है वो सब विनियोग प्रवृत्तियों से उत्पन्न रोकड़ प्रवाह के रूप में मानी जाती है। और एक आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण इसमें समझने जैसा है कि एक ही व्यवहार में दो प्रवृत्तियां हो सकती हैं क्या। कोई भी ऐसा व्यवहार है कि जिसके अंदर एक साथ दो प्रवृत्तियां हो सकती हैं, तो हो सकती हैं। कैसे? तो एक उदाहरण समझिए आप पहले। भाड़ा खरीद की किस्त का भुगतान, जब कंपनी कोई भी संपत्ति खरीद रही है मान लो, और वो संपत्ति वह किस्तों में खरीद रही है, भाड़ा खरीद करार या हफ्ता खरीद से खरीद रही है, तो वह एक साथ पेमेंट नहीं करेगी बल्कि किस्तों में उसकी रकम धीरे धीरे उसके भुगतान करेगी। जिस तरह से, जैसे आप समझते हैं, सामान्य रूप से समझिए, मकान या दुकान की खरीदी, अगर लोन पर मकान खरीदा गया या लोन पर दुकान खरीदी गई तो उसका भुगतान कैसे किया जाएगा? लोन पर करने से किस्तों में, हर महीने में आपको हफ्ते या किस्तों में उसको पैसा पेमेंट भरना है। तो जो किस्त का भुगतान होता है, ये किस्त जो बनेगा, मासिक जो किस्त बनेगा हर महीना भरने के लिए, इस किस्त में दो बातें होंगी। एक तो उसमें कुछ मूलधन होगा जो वास्तविक अमाउंट ली गई है, रकम ली गई है, उसका मूलधन होगा और उसका साथ उसका ब्याज होगा। तो मूलधन और ब्याज मिलाकर किस्त बनाई जाती है। तो इस तरह से भाड़ा खरीद की कोई संपत्ति है और उसका किस्त द्वारा भुगतान किया जाएगा, तो जो भुगतान किस्त में होगा उस भुगतान के अंतर्गत उस किस्त में मूलधन और ब्याज दोनों को मिलाकर किस्त का भुगतान किया जाएगा। तो इस तरह से व्यवहार इसमें क्या हो रहा है? एक ही हो रहा है। कौन सा व्यवहार हो रहा है? किस्त का भुगतान हो रहा है, लेकिन प्रवृत्तियां दो हो रही हैं। देखिए, जो किस्त भुगतान करने से जो मूलधन पेमेंट हो रहा है, मूलधन का भुगतान हो रहा है, वो विनियोग की प्रवृत्ति मानी जाएगी, क्योंकि संपत्ति खरीदी गई है, उसका मूलधन हम दे रहे हैं, तो उसका जो हम पेमेंट कर रहे हैं वो क्या है? विनियोग की प्रवृत्ति है। लेकिन उसी किस्त में ब्याज भी दे रहे हैं साथ में, तो जो ब्याज चुका रहे हैं वो कैसी प्रवृत्ति आ जाएगी? वो वित्तीय प्रवृत्ति है। तो वित्तीय प्रवृत्ति, लोन का ब्याज आप आगे भी पढ़ेंगे, तो इसके अंदर परिचालन और विनियोग और वित्तीय प्रवृत्ति, इसके बाद अभी अगला पॉइंट आएगा अपने पास। तो वित्तीय प्रवृत्ति यानी लोन का ब्याज चुकाना, ठीक है, लोन लेना, ये सब वित्तीय प्रवृत्ति में चला जाता है। तो इस तरह से जो किस्त में मूलधन का भुगतान हो रहा है वह विनियोग की प्रवृत्ति है, क्योंकि संपत्ति खरीदी हुई है, और जो ब्याज का भुगतान हो रहा है वो लोन के संदर्भ में ब्याज भुगतान किया जा रहा है, वो वित्तीय प्रवृत्ति है। तो आपसे पूछा जाता है कभी कि क्या एक ही व्यवहार में दो प्रवृत्तियां होती है, या ऐसा पूछा जाए कि एक ही व्यवहार की दो प्रवृत्तियां हो, ऐसा व्यवहार बताइए। तो भाड़ा खरीद की किस्त का भुगतान, ये व्यवहार हुआ, और कैसे हुआ? तो इसमें मूलधन का जो है भुगतान वो विनियोग की प्रवृत्ति है, और ब्याज की जो भुगतान हो रहा है वो वित्तीय प्रवृत्ति है। उसके बाद है स्वनिर्मित संपत्तियां। स्वनिर्मित संपत्तियां जो है को विनियोग प्रवृत्तियों में आपको गिने सकते हैं। संपत्ति जो स्वनिर्मित की जाती हैं, तो भी संपत्तियों का निर्माण हो रहा है उसके अंदर, तो जो भी उसमें रकम लगाई जा रही है वो जावक रोकड़ प्रवाह या रोकड़ का जावक प्रवाह की तरह उसका लेखा या किया जाता है, समझा जाता है। तो विनियोग प्रवृत्ति से संबंधित है। उसके बाद है प्राप्त डिविडेंड और
ब्याज विनियोग प्रवृत्ति से माना जाता है। प्राप्त डिविडेंड, शेयर में विनियोग करना, तो शेयर में विनियोग करना, शेयर खरीदना नहीं, पैसा लगाना, उसके अंदर विनियोग करना और उसका जो ब्याज मिला, ठीक है, वो डिविडेंड। उसी तरह से कहीं पर पैसा जो है लगाना जिस ब्याज कमाने के उद्देश्य से, तो ब्याज कमाने के उद्देश्य से जो पैसा लगाया गया उससे ब्याज की आवक होगी, ये डिविडेंड की आवक होगी, यहाँ ब्याज की आवक होगी। तो ये सभी की आवक क्यों हो रही है? क्योंकि उसके लिए विनियोग किया गया है और विनियोग में से आवक मिल रही है। तो ये जो आवक होंगी वो सभी विनियोग प्रवृत्ति में के अंतर्गत आती हैं। इसके अलावा कुछ और चीज़ें हैं। विनियोग की खरीदी, कोई भी विनियोग, शेयर है, डिबेंचर है, उसकी खरीदी करें आप, तो विनियोग की खरीदी, जमीन की बिक्री। अब विनियोग की खरीदी है, क्या आएगा इसके अंदर? जावक रोकड़ प्रवाह, क्योंकि रोकड़ घटेगा। फिर जमीन की बिक्री, आवक रोकड़ प्रवाह बराबर रोकड़ बढ़ेगा और सब विनियोग है ये। फिर मकान की खरीदी, जावक रोकड़ प्रवाह। फिर विनियोग पर ब्याज मिला, आवक रोकड़ प्रवाह। फर्नीचर बेचा, आवक रोकड़ प्रवाह। फिर विनियोग पर डिविडेंड मिला, आवक रोकड़ प्रवाह। इसी तरह यंत्र की बिक्री, आवक रोकड़ प्रवाह, ये सब। तो ये कैसा आवक और जावक रोकड़ प्रवाह है? वो विनियोग प्रवृत्तियों से संबंधित है। तो अब आपको ख्याल आया होगा इसके अंदर कि विनियोग प्रवृत्तियों में हमको किन किन बातों का समावेश होना चाहिए। तो अब देखते हैं इसके अंदर हमारे यहाँ पर पुस्तक में प्रश्न नंबर 18 है। तो ये प्रश्न नंबर 18 में आपको दिया है कि नीचे दी गई जानकारी के आधार पर विनियोग की प्रवृत्तियों से उद्भव हुए रोकड़ प्रवाह की गणना कीजिए। इसके पहले हमने परिचालन के बारे में सीखा, अब हम सीखने जा रहे हैं विनियोग की प्रवृत्तियों को। तो अब यहाँ पर हमको जो माहिती दी है, देखिए, गैर चालू विनियोग का विक्रय। अब आपको पढ़ने से मालूम पड़ेगा। तो गैर चालू विनियोग, तो विनियोग क्या है? तो विनियोग यहाँ लिखा ही हुआ है इसके अंदर, यानी पैसा कहीं इन्वेस्ट हो रहा है, तो जो उसका विक्रय किया गया, तो बेचने से क्या होगा? रोकड़ आवक होगी, तो आवक रोकड़ प्रवाह हुआ है विनियोग का। तो ये इसका मतलब क्या हुआ? गैर चालू विनियोग का विक्रय, यह विनियोग प्रवृत्ति का है, तो हम इसको ध्यान में लेंगे, ठीक है, ये इसको हमको ध्यान में लेना है। फिर जमीन की खरीदी, जमीन क्या है? संपत्ति है, संपत्ति खरीदी है, रोकड़ जावक प्रवाह होगा क्योंकि रोकड़ जाएगी इसके अंदर, तो ये भी हमारे विनियोग प्रवृत्ति के अंतर्गत आएगा। उसके बाद है यंत्र की खरीदी। यंत्र क्या है? संपत्ति है, ये भी संपत्ति खरीदी हो रही है जावक रोकड़ प्रवाह के रूप में, ये भी हमारे विनियोग प्रवृत्ति में आएगा। फर्नीचर संपत्ति है, बेचा जा रहा है, रोकड़ आवक प्रवाह बनेगा विनियोग का, इसको भी ध्यान में लेंगे। फिर उसके बाद है विनियोग पर डिविडेंड मिला। अब विनियोग पर डिविडेंड मिलना, ये भी क्या है अपना? ये भी रोकड़ आवक प्रवाह के रूप में माना जाएगा और विनियोग में से हमारी आवक प्राप्त हो रही है, तो विनियोग प्रवृत्ति मानी जाएगी। उसके बाद है ख्याति का चुकाया। ख्याति जो है संपत्ति, अदृश्य संपत्ति है, तो उसका भुगतान किया गया है, तो इसको जो है रोकड़ जावक प्रवाह के रूप में समझेंगे, ये भी विनियोग की प्रवृत्ति है, इसको भी ध्यान में लेंगे। अंश प्रकाशित किया, कंपनी शेयर प्रकाशित करती है पैसा लेने के लिए, पूंजी प्राप्त करने के लिए, तो ये वित्तीय में चला जाएगा, जो अभी आप आगे सीखेंगे, तो ये वित्तीय है, इसको ध्यान में नहीं लेंगे। फिर डिबेंचरों का शोधन किया, कंपनी जो डिबेंचर देती है, बेचती है, उन डिबेंचरों को वापस भी करती है, उसकी अमाउंट वापस करती है, तो फिर ये भी क्या हुआ? वित्तीय संबंधित हो गया तो फिर इसको भी हम ध्यान में नहीं लेंगे। लोन भी क्या है कि कंपनी कर्ज लेती है, उस कर्ज के रूप में लोन प्राप्त करती है, ये भी वित्तीय के अंतर्गत चला जाएगा। तो जो तीन माहिती हैं सब वित्तीय हैं, इसको हम इसमें नहीं लेंगे। खाली हमको क्या लेना है? विनियोग। तो विनियोग में खाली हमको इतनी माहिती ध्यान में लेना है। तो अब इसके आधार पर हम इसमें रकम, आपके पास बुक रहेगी तो आप बुक से रकम देखते जाएंगे, तो उसके आधार पर रकम लिखते जाएंगे। तो सबसे पहले हम इसके अंदर ले रहे हैं ध्यान में, कोष्टक बनाएंगे इसके अंदर। तो ये कोष्टक हमने तैयार किया इसके अंदर, देखिए, और इस तरह से अपना कोष्टक बनेगा। विनियोग प्रवृत्तियों से उत्पन्न हुआ रोकड़ प्रवाह पत्रक, विवरण और रकम। सबसे पहले बिन चालू विनियोग का विक्रय, आपको पता है इसके अंदर विक्रय यानी आवक रोकड़ प्रवाह माना जाएगा, तो रकम इसमें किताब में है 88,000, तो 88,000 इसको ध्यान में लेंगे। उसके बाद है जमीन की खरीदी। अब जमीन की खरीदी हुई, तो खरीदी का मतलब क्या हुआ? जावक रोकड़ प्रवाह, तो विनियोग का जावक रोकड़ प्रवाह माना जाएगा। जावक है तो रोकड़ घटेगी, यानी माइनस हुआ 1,48,000, तो इसको हम इस तरह लिखेंगे 1,48,000। ये देखिए, जावक हो तो आपको माइनस में कर देना, माइनस यानी ब्रैकेट कर देना है खाली आपको, ये माइनस हुआ और ये आवक हुआ, तो ये आवक रोकड़ प्रवाह हुआ, जावक रोकड़ प्रवाह हुआ, ठीक। यंत्र की खरीदी, उसी तरह से खरीदी यानी जावक रोकड़ प्रवाह, तो विनियोग प्रवृत्ति का है ये, इसको भी ध्यान में ले रहे हैं अपने। तो 98,000 है, तो 98,000 माइनस कर देंगे, ये देखिए माइनस में कर दिया,
ठीक है, जो भी माइनस में सब ब्रैकेट में है। तो आपको इससे मालूम पड़ जाएगा कि जो ब्रैकेट में है वो जावक प्रवाह है और जो ब्रैकेट में नहीं है वो आवक प्रवाह है। फिर उसके बाद आता है अगला यंत्र की खरीदी। यंत्र की खरीदी के बाद आता है फर्नीचर का विक्रय। तो ये तो आवक रोकड़ प्रवाह हुआ, 45,000 रुपया दिया है, तो आवक रोकड़ प्रवाह हमको सीधा लिख देना है, इसमें ब्रैकेट नहीं करना है, आवक रोकड़ प्रवाह हो गया। उसके बाद है विनियोग पर डिविडेंड मिला। तो डिविडेंड मिला तो ये भी अपना आवक रोकड़ प्रवाह हुआ, रकम है 40,000 रुपया, 40,000 रुपया। फिर ख्याति का भुगतान। अब ख्याति का भुगतान हो रहा है तो ये अपना जावक रोकड़ प्रवाह माना जाएगा, तो इसको भी कोष्टक में दर्शाएंगे, 32,000 रुपया है। और इस तरह से जो हमें माहिती दी गई थी उनमें से विनियोग प्रवृत्ति की हमने सारी माहिती इसमें ले लिया आवक और जावक के रूप में। अब हम क्या करेंगे, ये जो माइनस और माइनस है ब्रैकेट में है उनको एक साथ जोड़ेंगे और जो ब्रैकेट में नहीं है उनको अलग से जोड़ेंगे, फिर दोनों को माइनस करेंगे, दोनों में अंतर निकालेंगे। तो यहाँ पर डिफरेंस आएगा इसके अंदर 1,05,000 माइनस में आएगा, 1,05,000 ये डिफरेंस आएगा, माइनस में आएगा। इसको हमने ब्रैकेट में दर्शा दिया, ये देखिए। यानी कि हमारा जो ये प्रवाह आया वित्तीय, तो विनियोग प्रवृत्तियों का जावक रोकड़ प्रवाह। जावक क्यों आया, क्योंकि माइनस में आया, तो माइनस में आने की वजह से जावक। अगर ये माइनस नहीं होता तो फिर आवक रोकड़ प्रवाह बन जाता है। तो बस हो गया, सवाल आपका कंप्लीट हो गया। 4 नंबर का प्रश्न आपको इस तरह से पूछा जाता है, तो इस तरह से आप इसको हल कर सकते हैं। तो ये आपका प्रश्न करने का तरीका इस तरह से है। उसके बाद अब हम आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न जो है वो भी विनियोग की प्रवृत्ति का है। तो देखिए इसमें ये प्रश्न संख्या 19 है। इसमें नीचे दी गई जानकारी के आधार पर विनियोग प्रवृत्तियों से उद्भव हुए रोकड़ प्रवाह की गणना कीजिए। अब यहाँ विनियोग प्रवृत्ति पूछा गया है। अब आपको देखिए इसके पहले वाले प्रश्न में आपको एक ही जो है आंकड़े सब दिए गए थे, यहाँ आपको 2 तरह के आंकड़े दिए गए हैं। एक है 31/3/17 और दूसरा 31/3/16, यानी एक चालू वर्ष है और एक पिछले वर्ष का है। तो 2 वर्ष के इसमें आंकड़े आपको दिए गए हैं। इसमें प्लांट और यंत्र अपने जो संपत्तियां हैं बराबर, फिर प्लांट और यंत्रों पर घिसाई फंड है, फिर ख्याति, पेटेंट और 10% के विनियोग, फिर सामान्य नामत दिया, लाभांश खाता दिया है, फिर इक्विटी। अब ये सामान्य नामत, लाभांश खाता है, ये सब क्या है, तो इसके अंदर परिचालन है, इसके अलावा वित्तीय हैं, तो ये सब तो है नहीं। अपने खाली पहले क्या करेंगे, 2 वर्ष की माहिती दिया है तो 2 वर्ष की माहिती पर से हम खाते बना लेंगे। पहले कौन कौन से खाता बनाएंगे, तो एक तो बनाएंगे प्लांट और यंत्र खाता, दूसरा बनाएंगे प्लांट और यंत्र पर घिसाई फंड का खाता, तीसरा बनाएंगे ख्याति का खाता और पेटेंट का खाता और 10% का विनियोग खाता। अगर 2 वर्ष की माहिती इस तरह से आपको दिया है तो पहले हम इसको खाते बना लेंगे और खाते बना के डिफरेंस प्राप्त करेंगे या उसका अंतर निकालेंगे, जिससे पता चलेगा लाभ, नुकसान, बिक्री, खरीदी, इन सब की जानकारी हमको इसके ऊपर से मिल जाएगी। तो आंकड़े आपके पास किताब में है, आप अपने पास रखेंगे और उसके ऊपर से आप देखेंगे कि किस तरह से इसमें एक एक खाते बना कर अपने लिखेंगे इसके अंदर। तो इसमें सबसे पहले देखिए ये हमने प्रश्न नंबर 19 के लिए पहला बनाया प्लांट और यंत्र खाता है। तो प्लांट और यंत्र खाता, जैसे खाता बनाते उधार जमा, इस तरह से बना करके देखेंगे। तो प्लांट और यंत्र अपनी किताब में देखेंगे तो इसमें सबसे पहले हम चालू वर्ष की बाकी और गत वर्ष की बाकी, हमको दोनों बाकी यहाँ दी गई है। तो इसमें चालू वर्ष की बाकी और गत वर्ष की बाकी, तो इसके अंदर 7,20,000 दिया गया है, तो ये पिछले वर्ष की बाकी है बराबर। तो शेष आगे लाए, तो शेष आगे लाए, ये अपने बाकी जो आएगी पिछले साल की इसमें है, तो ये है 7,20,000, 7,20,000 पिछले वर्ष की बाकी यहाँ दिया हुआ है। और ये बाकी जो है मैं बता रहा हूँ आपको 31/3/16 की बाकी है, 31/3/16 यानी शेष आगे लाए, ये दिया है। और फिर चालू वर्ष की बाकी दिया है, यानी शेष आगे ले गए, वो बाकी आपको दिया है 9,20,000। तो 9,20,000 चालू वर्ष की बाकी। तो गत वर्ष की बाकी, चालू वर्ष की बाकी, गत वर्ष यानी शेष आगे लाए, ठीक है। प्लांट और यंत्र है, उधार बाकी होती है, इसलिए उधार पक्ष में लिखे। और उसके बाद शेष आगे ले गए 9,20। अब उसके बाद अंतर निकालेंगे। इसका अंतर देखिए, इसका जमा साइड ज़्यादा है, तो जमा साइड में 9,20 हो गया और इसको यहाँ लाएंगे 9,20,000 इस तरफ। तो इसका डिफरेंस उधार पक्ष में आ रहा है, उधार पक्ष में आ रहा है यानी खरीदी मानी जाएगी। तो ये देखिए हमने लिखा रोकड़ खाते खरीदी, यानी अपनी रोकड़ जावक होती है खरीदी में इस तरह से, तो ये खरीद माना जाएगा। तो प्लांट और यंत्रों की खरीदी, कितनी खरीदी मानी जाएगी, 2 लाख।
इसका मतलब कि प्लांट और यंत्र की 2 लाख की खरीदी हुई, संपत्ति की खरीदी हुई, ये विनियोग प्रवृत्ति का प्रवाह है। तो ये आपको प्लांट और यंत्र खाता इस तरह से बनाने से मालूम पड़ेगा। फिर से समझिए, ये गत वर्ष की बाकी शेष आगे लाए, चालू वर्ष की बाकी आपको दिया हुआ शेष आगे ले गए, फिर अंतर निकाल लीजिए। यहाँ आए तो बिक्री, अगर इस तरफ अंतर आता तो बिक्री होता, और इस तरफ अंतर आया तो खरीदी हो गया। तो इस तरह से इसके अंतर आपको निकालने से मालूम पड़ जाएगा। फिर उसके बाद आता है प्लांट और यंत्र पर घिसाई। तो घिसाई फंड खाता है। अब घिसाई फंड खाता है तो इसमें भी इसी तरह से, अब घिसाई फंड कोई भी अनामत हो, जमा बाकी होता है, ध्यान रखना। तो यहाँ पर शेष आगे लाए कहाँ था, उधार में था, संपत्ति था, और ये फंड या अनामत है, इसलिए हम क्या करेंगे, शेष आगे लाए इसको जमा पक्ष में लिखेंगे। तो शेष आगे लाए इसमें दिया हुआ इसके अंदर 1,20,000, 1,20,000 शेष आगे लाए ने गत वर्ष, और शेष आगे ले गए चालू वर्ष, और चालू वर्ष का इसमें दिया गया है 1,50,000, 1,50,000 बराबर, ये बाकी दी गई है। अब यहाँ उधार पक्ष में ज़्यादा है इसका, तो 1,50,000, और जमा पक्ष में अपने अंतर की रकम लाभान खाते ले जाते, क्योंकि घिसाई फंड है, घिसाई फंड की बाई कहाँ जाती है, लाभान खाते जाती है, यहाँ खरीदी बिक्री का प्रश्न नहीं आएगा। तो फिर 1,50,000 यहाँ लिख करके, और इसका अंतर निकालेंगे, अंतर की रकम आ रही है 30,000, तो 30,000 कहाँ गया, लाभान खाते हुआ, बराबर, परिचालन संबंधित हुआ, और इसको हम खाली यहाँ गणना करके छोड़ेंगे। फिर आता है ख्याति। अब ख्याति खाता देखिए, तो ख्याति खाता के अंदर भी हमारे पास जो है दो, इसमें भी है बाकी, चालू वर्ष की और गत वर्ष की। तो जैसे प्लांट और यंत्र संपत्ति वैसे ख्याति, तो शेष आगे लाए हमेशा उधार पक्ष में आएगा, तो उधार पक्ष में ख्याति का है 95,000, शेष आगे लाए 95,000 हो गया, और उसके बाद शेष आगे ले गए, इसमें बाकी दिया है चालू वर्ष की 90,000 दिया हुआ है, तो ये हमने 90,000 लिख दिया, 90,000। अब यहाँ देखिए उधार पक्ष में ज़्यादा है, तो 95,000, और ये 95,000 यहाँ लाए जमा पक्ष में लाएंगे। अब अंतर, तो अंतर की रकम यहाँ पर आ रही है जमा पक्ष में 5,000, इसका डिफरेंस आया, 5,000 का जो अंतर आया है, इसको हम जैसे बोलते हैं ख्याति अपलिखित किया, तो उस अर्थ में गिना जाएगा, तो अपलिखित ख्याति हुई है, तो ये रकम अपने बताना है इसको 5,000। तो इस तरह से 5,000 अपलिखित ख्याति अपने जैसे परिचालन में ले जाते हैं, परिचालन के अंतर्गत ले जाते हैं, ख्याति अपलिखित किया वो चीज़ है, बराबर। फिर आपके 2 खाते हो गए, 3, प्लांट और यंत्र खाता, उसमें खरीदी आई, घिसाई फंड खाता, लाभान खाते ले जाने को आया, कितनी अमाउंट आई, 30,000 आई, बराबर। और उसी तरह से ख्याति में देखा तो हमने अपलिखित हुई, तो अपलिखित भी अपने परिचालन के रूप में परिचालन में जाती है। फिर उसके बाद आता है पेटेंट खाता, ये भी जो है अवास्तविक संपत्ति, अदृश्य संपत्ति है, तो पेटेंट खाता, पेटेंट खाता में भी उसी तरह से बाकी दी गई है, पहले शेष आगे लाए, उधार पक्ष में 1,30,000 गत वर्ष का, 1,30,000। फिर उसके बाद आता है इसमें चालू वर्ष की बाकी आपको दिया, शेष आगे ले गए 70,000 हुआ, यहाँ पर 70,000, और उसके बाद यहाँ भी देखेंगे तो उधार पक्ष का ज़्यादा है, 1,30 है, और जमा पक्ष में इसको लाएंगे 1,30, और ख्याति जो थी वो अदृश्य संपत्ति के रूप में उसको अपलिखित किया गया। अब यहाँ पेटेंट है, तो पेटेंट का यहाँ पर डिफरेंस देखिए कितना आ रहा है, तो पेटेंट में डिफरेंस आ रहा है, इसके अंदर अंतर की रकम आ रही है 60,000, तो 60,000 ये जो है रकम जो अंतर की पड़ेगी इसके अंदर, तो 60,000 रुपये इसको अपने क्या गिनेंगे, इसको बैंक खाते गिन लेंगे, ये अंतर की रकम 60,000 बैंक खाते, तो ये पेटेंट का है। तो पेटेंट का रकम का जो अंतर आया, इसको अपने सब बोल सकते हैं, पेटेंट का विक्रय भी कर सकते हैं इसको, बराबर। तो पेटेंट का विक्रय हुआ तो वो बैंक खाते, डिफरेंस की रकम 60,000। फिर आता है 10% का विनियोग खाता, इसमें भी 2 बाकी है, शेष आगे लाए, पहले संपत्तियाँ उधार पक्ष में आएगा 2,70,000, शेष आगे लाए 2,70,000, और उसके बाद चालू वर्ष का शेष आगे ले गए हैं 95,000, 95,000। तो अब इसमें अंतर निकालेंगे, तो यहाँ उधार के ज़्यादा हो रहा है 2,70,000, और इसको यहाँ लाएंगे 2,70,000, और उसमें से डिफरेंस माइनस करेंगे तो यहाँ भी बैंक खाते आएगा, और इसको भी हम क्या बोलेंगे, बिक्री कहेंगे, यानी कि विनियोग बेचा गया, तो बिक्री कितने की इसमें आएगी अंतर 1,75,000, 1,75,000,
तो ये बैंक खाते बिक्री, ये दोनों बिक्री हो रही है। बिक्री यानी रोकड़ आवक प्रवाह। किसका रोकड़ आवक प्रवाह माना जाएगा? विनियोग का। तो विनियोग प्रवृत्ति से रोकड़ आवक प्रवाह बन रहा है दोनों का। किसका किसका? पेटेंट का और विनियोग का। किस तरह से हमने ये खाते तैयार कर लिए। अब खाते तैयार करने के बाद उसके बाद अब इसके अंदर हम अगला इसके अंदर बनेगा, अब बनेगा पत्रक। तो देखिए पत्रक के अंदर क्या क्या ध्यान मिलेंगे। तो पत्रक में अपने बनाएंगे इसके अंदर विनियोग प्रवृत्तियों से उत्पन्न रोकड़ प्रवाह, बराबर। तो विनियोग प्रवृत्तियों से उत्पन्न रोकड़ प्रवाह, जस्ट ए मिनट, बराबर। तो अब इसमें हमने विनियोग प्रवृत्तियों से में से रोकड़ प्रवाह दर्शाता पत्रक, ऐसा पत्रक बनाएंगे। एक बार हम फिर से देख लेते हैं जरा। हमने सबसे पहले बनाया इसके अंदर प्लांट और यंत्र का खाता, इसको ध्यान रखना है आपको। इसमें उधार तरफ अंतर आया, तो इसको हम प्लांट और यंत्र की खरीदी मानेंगे, जो जावक रोकड़ प्रवाह में गिना जाएगा। किसाई फंड खाते में, लाभान खाते में अंतर आया, बराबर, परिचालन के रूप में जाता है। उसी तरह परिचालन के रूप में ख्याति अपलिखित किए, अपलिखित ख्याति परिचालन जो है प्रवृत्ति के अंतर्गत चली जाएगी 5000। तो ये दोनों हमको लेना नहीं ध्यान में। और उसके बाद हमने खाता बनाया इसके अंदर, और वो खाता बनाया हमने पेटेंट खाता। पेटेंट खाता में आपको जमा पक्ष में अंतर आया, तो पेटेंट की बिक्री मानी जाएगी, जो रोकड़ आवक प्रवाह के रूप में रहेगी। और उसी तरह से 10% का विनियोग खाता है, इसमें भी अंतर किस तरफ आया? जमा तरफ आया। तो ये भी अंतर जमा तरफ आया, तो ये भी बिक्री माना जाएगा कि विनियोग की बिक्री हुई है 1,75,000 की, जो रोकड़ प्रवाह आवक प्रवाह माना जाएगा। और अब इसको हम पत्रक स्वरूप में यहाँ दर्शा देंगे, सवाल हमारा पूरा हो जाएगा। ये देखिए सबसे पहले हम प्लांट और यंत्र की खरीदी जो हमने निकाले, तो कीमत निकाले थे वो, तो वो कितनी खरीदी थी? अंतर 2 लाख। तो 2 लाख की खरीदी हुई, तो ये अपना 2 लाख क्या हुआ? जावक रोकड़ प्रवाह माना जाएगा, ठीक है। जिसको हम एक कोष्टक में कर दिए, देखिए जावक रोकड़ प्रवाह। फिर पेटेंट का विक्रय। अब पेटेंट के विक्रय यानी आवक रोकड़ प्रवाह होगा, तो हमने ऊपर जो बनाया इसके अंदर अंतर, इसमें बता रहे हैं इसका 60,000 रुपये अंतर आ रहा है, देखिए। तो 60,000 रुपये का जो डिफरेंस आ रहा है, ये रकम यहाँ पर लेंगे, तो ये हमारा क्या माना जाएगा? रोकड़ आवक प्रवाह। ये हुआ 60,000, 60,000 रोकड़ आवक प्रवाह हुआ। और उसके बाद फिर है विनियोग का विक्रय। विनियोग के विक्रय में अपने जो विनियोग का खाता बनाया, उसमें जो डिफरेंस आया वो 1,75,000 आया। तो 1,75,000, तो विनियोग का 10% के विनियोग का विक्रय 1,75,000, 1,75,000। और उसके बाद इसके अंदर अपने बुक में देखेंगे आप, तो सामान्य नामा तो आएगा नहीं, लाभान नहीं आएगा, इक्विटी ये सब वित्तीय में चला जाएगा, बैंक लोन वगैरह, चालू दायित्व वगैरह, ठीक है। अब ये देखिए विनियोग पर प्राप्त ब्याज 18,000 है। तो विनियोग पर ब्याज प्राप्त 18,000 है, तो ये हमारा कैसा है? विनियोग की प्रवृत्ति से आवक है। तो इसको हम ध्यान में लेंगे। वर्ष दौरान कुछ पेटेंट का विक्रय किया गया था, तो विक्रय हमने निकाल लिया है, बराबर। पेटेंट का विक्रय हमने कहाँ निकाला है? देखिए ये रहा, ये पेटेंट खाता बना के हमने विक्रय निकाल लिया 60,000, उसको भी हमने दर्शा दिया है। तो अब हम खाली क्या दर्शाएंगे इसके अंदर? तो दर्शाएंगे इसके अंदर हम विनियोग पर ब्याज। तो विनियोग पर ब्याज जो मिला वो हमारा परिचालन प्रवृत्ति से जो है आवक रोकड़ प्रवाह बनेगा। तो उसका हम एंट्री यहाँ पर करेंगे, विनियोग पर प्राप्त ब्याज, यहाँ लिख देते हैं अलग से, विनियोग पर प्राप्त ब्याज। तो विनियोग पर प्राप्त ब्याज वो है रकम 18,000। तो 18,000 यहाँ दर्शा देंगे। और इस तरह से हमारा ये विनियोग प्रवृत्तियों से जो भी आवक जावक है सब पूरा हो गया। अब देखिए एक माइनस है 2 लाख और बाकी सब प्लस में है, इनको जोड़ करके माइनस करेंगे उसमें से, तो यहाँ प्लस में उत्तर आएगा 53,000। 53,000 यहाँ पर प्लस में उत्तर हो गया, 53,000। तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको कहेंगे विनियोग प्रवृत्तियों से आवक रोकड़ प्रवाह। आवक क्यों हुआ? क्योंकि ये प्लस में आ रहा है, माइनस में होता तो ब्रैकेट में लिखते और यहाँ क्या लिखते? जावक रोकड़ प्रवाह। तो विद्यार्थी मित्रों, इस तरह से आपको 2 तरह के प्रश्न यहाँ दिए गए हैं विनियोग प्रवृत्ति से संबंधित, और 2 प्रश्न हमने आपको यहाँ पर समझाए। और अब अगले वीडियो में लास्ट अपना बनेगा इसमें वीडियो, वो रहेगा वित्तीय प्रवृत्तियों से उत्पन्न रोकड़ प्रवाह। और आप 2 प्रकार की प्रवृत्तियाँ, परिचालन और विनियोग, 2 प्रवृत्तियाँ पूरी होती हैं। और उसके बाद तीसरी जो प्रवृत्ति है वित्तीय प्रवृत्ति, उसको हम अगले लेक्चर में लेंगे। धन्यवाद।